अध्याय 22 पश्चिमी शिक्षा का विकास, लॉर्ड मेकाले का षड्यंत्र, निष्पंदन का सिद्धांत। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 111। 19वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। उत्तर 19वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जिस समय कंपनी ने बंगाल का शासन अपने हाथों में लिया, भारत के लगभग सभी भागों में देशी शिक्षा संस्थानों का जाल फैला हुआ था। ये संस्थाएं दो प्रकार की थी। उच्च शिक्षा के केंद्र जिनमें हिंदुओं के टोल और मुसलमानों के मदरसे सम्मिलित थे। इनमें संस्कृत, अरबी और फारसी के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाता था। इसमें अध्ययन के मुख्य विषय व्याकरण, प्राचीन साहित्य, तर्कशास्त्र, विधि, दर्शन, धर्म आदि हुआ करते थे। प्राथमिक शिक्षा के लिए हिंदुओं की पाठशालाएं और मुसलमानों के मकतब थे। मकतब प्रायः मस्जिदों के संलग्न होते थे। इनमें लिखना पढ़ना तथा प्रारंभिक गणित सिखाया जाता था। बालकों के साथ कुछ बालिकाएं भी इन संस्थाओं में पढ़ा करती थी। सामान्यतः धनी व्यक्ति बालिकाओं को पढ़ाने का प्रबंध अपने घर पर मकतब होता था और बड़े गांव तथा कस्बों में कई होते थे। दूसरे, यह व्यवस्था स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल हुआ करती थी। उपयुक्त सुधार तथा व्यवहार करके देशी शिक्षा पद्धति को राष्ट्रीय पद्धति के रूप में विकसित किया जा सकता था। सस्ती, सुलभ व लोकप्रिय होने के कारण वह जनसाधारण की जरूरतों की पूर्ति कर सकती थी। लेकिन अंग्रेजी शासन ने अपने स्वार्थ एवं व्यापारिक हितों को चिरस्थायी रखने को प्राथमिकता दी और देशी शिक्षा को नष्ट कर दिया। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक प्रयास 1780 से 1813 ईस्वी। प्रारंभ में कंपनी की सरकार ने शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मुसलमानों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से उस नगर में एक मदरसा स्थापित किया। परंपरागत भारतीय विद्याओं का पुनरुत्थान करने के उद्देश्य से विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव डाली। 1792 ईस्वी में वाराणसी के रेजिडेंट जोनाथन डनकन ने एक संस्कृत कॉलेज कायम किया। उसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को हिंदुओं में लोकप्रिय बनाना और यूरोपीय न्यायाधीशों की सहायता के लिए हिंदू विधि के पंडित तैयार करना था। इस पूरे काल में कंपनी की सरकार ने इन संस्थाओं के रखरखाव के अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ नहीं किया। इसी तरह लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य कंपनी की युवा कर्मचारियों को हिंदू और मुस्लिम कानूनों, भारतीय इतिहास, अरबी, फारसी, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। इसने बंगाल साहित्य के विकास व प्रचार में महत्वपूर्ण योग दिया। इस कॉलेज में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कोलबुक, डॉक्टर गिल क्राइस्ट आदि विद्वान शिक्षक थे। दूसरा, मशीनरियों द्वारा शिक्षा प्रयास। ईसाई मशीनरियों का मुख्य उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। मशीनरियों ने पढ़ने लिखने हेतु विद्यालय स्थापित किए। साथ ही व्यावसायिक विद्यालय भी खोले जिनमें धर्म परिवर्तन व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करते थे और सरकार के अधीन नौकरी पाते थे। 1806 ईस्वी में डेनमार्क के प्रोटेस्टेंट मिशनरी जिगेन बेल्स एवं प्लूशा ने दक्षिण भारत में कंपनी के सहयोग से शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया। 1813 ईस्वी तक भारत में मिशनरियों की संख्या
अधिक नहीं थी, क्योंकि तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए धार्मिक तटस्थता की नीति को महत्व दे रही थी। उन मिशनरियों को भारत में आधुनिक शिक्षा का पथ प्रदर्शक माना जाता है। उन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की कोशिश की। बाइबल का दक्षिण भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। अंग्रेजी माध्यम से केवल उन स्थानों पर शिक्षा की व्यवस्था की गई जहां उन्हें सफलता की आशा थी। उन्होंने शब्दकोश तैयार किए, व्याकरण पर पुस्तकें लिखी तथा भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तक का संकलन किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किया तथा अनाथालय स्थापित किए। 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने व शिक्षण कार्य फैलाने की स्वतंत्रता मिली। थोड़े ही समय में अनेक मिशनरी संस्थाओं का जन्म हो गया। जनरल बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी, लंदन मिशनरी सोसाइटी, चर्च मिशनरी सोसाइटी, स्कॉच मिशनरी सोसाइटी आदि। 1830 ईस्वी के बाद इन मिशनरी स्थानों ने अंग्रेजों माध्यम के विद्यालय खोलना शुरू किया। कलकत्ता में 1830 ईस्वी में अंग्रेजी विद्यालय खोलने का श्रेय अलेक्जेंडर डफ को था। 1854 ईस्वी तक भारत में शिक्षा प्रसार ईसाई मिशनरियों ने अधिक किया, कंपनी ने कम। मिशनरियों का सर्वाधिक प्रयास क्रमशः मद्रास, बंबई, बंगाल और पंजाब में सबसे कम था। कंपनी के प्रयासों के अतिरिक्त व्यक्तिगत स्तर पर भी विद्यालय खोलने के प्रयास किए गए। 1737 ईस्वी में श्रीमती कैंपबेल ने मद्रास में एक महिला आश्रम खोला। उसी वर्ष डॉक्टर एंड्रयू बेल ने एक आश्रम बालकों के लिए एगमोर में खोला। डॉक्टर बेल ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग बालचर प्रणाली का परीक्षण करके किया। इन विद्यालयों में केवल यूरोपियन कर्मचारियों की वैध संतानें और अनाथ बच्चे ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। तीसरा, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शिक्षा। 1813 ईस्वी के आज्ञापत्र के अनुसार शिक्षा का भार कंपनी पर आ गया था और भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान तथा विकास के लिए विद्वान भारतवासियों को प्रोत्साहन देने हेतु तथा भारत के ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रों के निवासियों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया। परंतु आज्ञापत्र में इस धन को व्यय करने की विधि का स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अतः शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य, साधन और शिक्षा माध्यम के प्रश्न पर विवाद शुरू हो गया और मामला 10 वर्ष तक टलता रहा। 1823 ईस्वी में सरकार ने बंगाल में एक लोक शिक्षा समिति स्थापित की, जिसका काम था शिक्षा के विकास के लिए सुझाव देना तथा तरीके बताना। समिति में H. विल्सन और H.T. प्रिंसेप प्राच्य साहित्य के प्रशंसक थे। 1833 ईस्वी तक समिति ने कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज का पुनर्गठन किया, प्राच्य भाषाओं के ग्रंथ प्रकाशित किए। 1824 ईस्वी में कलकत्ता, आगरा व दिल्ली में कॉलेज स्थापित किए। छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई। राष्ट्रीय चेतना का प्रसार होने के कारण राजा राम मोहन राय जैसे प्रगतिशील भारतीयों ने उक्त प्राच्यवादी नीति का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप समिति ने सभी कॉलेजों में अंग्रेजी कक्षाओं का प्रबंध करा दिया। दिल्ली और बनारस में जिला अंग्रेजी स्कूलों का निर्माण कराया, लेकिन इससे जनता की मांग पूरी नहीं हुई। 13 दिसंबर 1823 ईस्वी को बंबई के गवर्नर एल. फिंस्टन ने जन शिक्षा प्रसार के लिए 2 सुझाव दिए।
सरकार द्वारा विद्यालयों का निर्माण एवं शिक्षा प्रसार कायम हुआ। मद्रास प्रांत में मुनरों ने जाचोपरांत शिक्षा के अवनति के कारण शिक्षकों की अयोग्यता, व्यक्तियों की निर्धनता एवं सरकार की अवहेलना बताए। उनके सुझाव पर मद्रास में एक नॉर्मल स्कूल खोला गया। 1830 ईस्वी तक 31 तहसीली स्कूलों और 9 जिले स्कूल खोले गए। 1830 ईस्वी में इस योजना पर अंकुश लगा दिया गया, जिससे जन शिक्षा की प्रगति पर रोक लग गई। 1833 ईस्वी में कंपनी के अज्ञात पत्र का पुनः शोधन हुआ। इस अज्ञात पत्र की मुख्य बातें निम्नलिखित थी। अ. धनराशि 1 लाख से बढ़ाकर 10 गुनी कर दी गई। ब. समस्त देशों की मिशनरी भारत में प्रवेश कर सकेंगे। स. धर्म, वंश, वर्ण के आधार पर कोई भारतीय कंपनी की नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। द. गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में एक कानूनी सदस्य की वृद्धि होगी और इस पद पर लॉर्ड मेकाले नियुक्त हुआ। प्राच्य पाश्चात्य विवाद। भारतीयों की शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण के प्रश्न पर 2 प्रमुख दल उत्पन्न हो गए थे, प्राच्यवादी एवं पाश्चात्यवादी। प्रथम विचारधारा को मानने वाले कंपनी के पुराने कर्मचारी थे। इनका यह विश्वास था कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा और ज्ञान का प्रसार प्राच्य भाषाओं के माध्यम से किया जाए। इस नीति के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स और डेकर ने कलकत्ता, मद्रास और बनारस संस्कृत कॉलेज खोले। लोक शिक्षा समिति में भी प्रत्ययवादियों का बहुमत था। विल्सन नहीं चाहता था कि भारतीय अंग्रेजी पढ़कर उसके देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धरातल पर खड़े हो सके। प्राच्यवादी विज्ञान की शिक्षा और विज्ञान के विरोधी नहीं थे। वे यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को देशी भाषाओं के माध्यम से बताना चाहते थे। वे चाहते थे कि अंग्रेजी ज्ञान की उपयोगी पुस्तकों का संस्कृत व अरबी में अनुवाद हो। इसलिए प्राच्यवादी देशी उच्च शिक्षण संस्थाओं में संरक्षण का समर्थन करते थे। प्राच्यवादियों ने स्कूलों की स्थापना की, छापाखाने व प्रकाशन प्रारंभ किए, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं व समाचार पत्र तथा संपर्क के अन्य साधन विकसित किए। उन्होंने भारत में यूरोपीय चिकित्सा पद्धति का अध्ययन शुरू किया। प्राच्यवादियों ने भारत के भूतकाल की ओर ध्यान आकृष्ट किया और भारतीय बुद्धिजीवियों में ऐतिहासिक जागरूकता का विकास किया। अतः प्राच्यवादी अंग्रेजियत के विरोधी होते हुए भी भारतीय संस्कृति के आधुनिकीकरण के सहयोगी सिद्ध हुए। वे विदेशी व भारतीय तत्वों के सार्थक सम्मिश्रण के हिमायती थे। वे प्राचीन भारतीय संस्थाओं से प्रेरणा लेकर परिवर्तन के इच्छुक थे, न कि पश्चिमी देशों से। प्राच्यवादियों में शिक्षित भारतीयों ने प्राचीन संस्कृति के पुनर्निर्माण की प्राथमिकता पर बल दिया। भारत के पुनर्जागरण में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं था, बल्कि इसमें अनेक व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त था। जोन्स और कोलब्रुक को एशियाटिक सोसाइटी का, राज राम मोहन राय को ब्राह्म समाज का, मृत्युंजय को फोर्ट विलियम कॉलेज और विलियम केरेक को श्रीरामपुर मिशन का समर्थन प्राप्त था। पाश्चात्यवादियों का यह विचार था कि प्राच्य शिक्षा पद्धति मरणासन्न है और उसे पुनर्जीवित करना असंभव है। उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी साहित्य रूढ़िवादी एवं संकुचित विचारों से भरा पड़ा है। वे अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारत में पश्चिमी विचारों का प्रचार एवं औद्योगिक क्रांति के लाभों से उन्हें परिचित करना चाहते थे। वे अपनी व्यापारिक व
प्रशासनिक कार्यों हेतु निम्न स्तरीय बाबू वर्ग पैदा करना चाहते थे जो उनके हितों की पूर्ति हेतु कार्य करे। लॉर्ड मेकाले के प्रबल समर्थक राजा राम मोहन राय ने 1823 ईस्वी में गवर्नर जनरल को एक स्मरण पत्र भेजा जिसमें निवेदन किया, गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन, शरीर विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों को समाविष्ट करने वाली अधिक उदार और प्रबुद्ध शिक्षा प्रणाली को प्रश्रय दिया जाए। राजा राम मोहन राय भारतीय राजनीति के उदार पंथ के अग्रदूत माने जाते हैं। इस उदार पंथ ने पाश्चात्य शिक्षा विचारों पद्धतियों को समर्थन दिया और अंग्रेजों की महत्ता और उच्चता को स्वीकारा। मेकाले का विवरण पत्र। जिस समय शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य पाश्चात्य विवाद चल रहा था, उसी समय लॉर्ड मेकाले 10 जून 1834 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी या विधि सदस्य के रूप में भारत आया। वह उस युग की उपज था जब अंग्रेज अपने साहित्य एवं संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ समझकर विश्व विजय के लिए अपना अभियान आरंभ कर चुके थे। इन्हीं विचारों से ओतप्रोत मेकाले ने भारत में कदम रखा। वह अंग्रेजों का प्रकांड विद्वान था और अपने लेखों और व्याख्याओं से लोगों को अत्यधिक प्रभावित कर देता था। तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसे बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्ति किया और उससे 1813 के आज्ञापत्र की शिक्षा संबंधी धारा की व्याख्या करने को कहा। साथ ही सरकारी मत को खर्च करने हेतु कानूनी सलाह मांगी। 2 फरवरी 1835 ईस्वी को मेकाले ने अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल की काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका शिक्षा के क्षेत्र में भारी महत्व है। इस विवरण पत्र में मेकाले ने प्राच्य साहित्य एवं शिक्षा का खंडन तथा अंग्रेजी माध्यम द्वारा पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों की शिक्षा का समर्थन किया। उसने भारतीय संस्कृति को अंधविश्वासों का भंडार बताया। मेकाले ने साहित्य शब्द का अर्थ बताते हुए कहा कि साहित्य का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से है, न कि संस्कृत, अरबी या फारसी साहित्य से। इसी प्रकार भारतीय विद्वान से ऐसे विद्वान का तात्पर्य है जो लाख के दर्शन एवं मिल्टन की कविता से परिचित हो। फिर उसने प्राच्यवादियों के बारे में लिखा, यदि हम प्राच्य शिक्षा प्रणाली के प्रशंसकों का तर्क उचित मान ले तो वह परिवर्तनों के विरुद्ध निर्णायक सिद्ध होगा। इसके बाद मेकाले ने शिक्षा के माध्यम को लिया। उसने देशी भाषाओं के विषय में लिखा, भारत के निवासियों की प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्यिक एवं वैज्ञानिक कोश का अभाव है तथा वे इतनी अविकसित और गंवारू है कि जब तक उन्हें ब्रह्मांड भंडार से संपन्न नहीं किया जाएगा, जब तक उनमें सुगमता से किसी भी महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद नहीं हो सकता। मेकाले ने घोषणा की कि कानूनों के ज्ञान के लिए संस्कृत, अरबी व फारसी शिक्षालयों पर धन व्यय करना मूर्खता है। उनको बंद करके सरकार को हिंदू और मुस्लिम कानूनों को अंग्रेजी में संहिताबद्ध कर देना चाहिए। प्राच्य शिक्षा के वर्तमान संस्थाओं का अंग्रेजी शिक्षा के संवर्धन के लिए प्रयोग करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा पाश्चात्य भाषाओं में भी सर्वोपरि है। जो इस भाषा को जानता है वह सुगमता से उस विशाल ज्ञान भंडार को प्राप्त कर सकता है जिसे विश्व की सर्वाधिक बुद्धिमान जातियां ने रचा है। लॉर्ड मेकाले ने अंग्रेजी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए। पहला, अंग्रेजी शासकों की भाषा है एवं उच्च वर्गीय भारतीय ऐसे बोलते हैं। दूसरा, भारत के लोग अंग्रेजी भाषा पढ़ना चाहते हैं, न कि अन्य प्राच्य भाषा। तीसरा,
अंग्रेजी द्वारा भारत में पुनरुत्थान संभव है। चौथा, अंग्रेजी के व्यापारिक भाषा बनने की पूरी संभावनाएं हैं। पांचवा, भारतीय छात्र निजी व्यय करके अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जबकि संस्कृत, अरबी व फारसी विद्यालयों को आर्थिक सहायता देनी पड़ती है। छठी, भारतीय छात्र अच्छे अंग्रेजी विद्वान बनाए जा सकते हैं। भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके विचारों की प्रशंसा की गई और आलोचना भी। मैकाले पर एक प्रमुख आरोप यह लगाया जाता है कि उसने भारतीय भाषाओं का अपमान व अवहेलना की, लेकिन मैकाले ने भारतीय भाषाओं के महत्व को स्वीकारा था। देशी भाषाओं के प्रोत्साहन एवं विकास में हमारी अत्यधिक रुचि है। हम समझते हैं कि देशी भाषाओं में साहित्य का विकास हमारा अंतिम उद्देश्य है और हमारे सब प्रयास इस दिशा में लग जाना चाहिए। सर चार्ल्स वुड का संप्रेषण 1854 ईस्वी। यद्यपि अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात 1835 ईस्वी में हो गया, किंतु उसका सही अर्थ में विकास 1854 ईस्वी बाद हुआ। 1853 ईस्वी में जबकि कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण किया गया, तो उस अवसर पर इंग्लैंड की संसद ने शिक्षा की संपूर्ण समस्या की जांच करने तथा सुधार के लिए सुझाव देने हेतु एक सम्मिलित नियुक्त की। उस समिति की जांच के परिणाम सर चार्ल्स वुड के संप्रेषण डिस्पैच के रूप में जुलाई 1854 ईस्वी में प्रकाशित किए गए। वुड के संप्रेषण में निम्नतम स्तर के उच्चतम स्तर तक की शिक्षा की विशद रूपरेखा प्रस्तुत की गई। उसकी संस्तुतियां इस प्रकार थी। पहला, पर्याप्त संख्या में विभिन्न स्तरों की शिक्षा संस्थाएं होनी चाहिए, जैसे प्राथमिक पाठशालाएं, उच्चतर विद्यालय तथा महाविद्यालय। पाठ्यक्रम इस ढंग से व्यवस्थित किया जाए कि निम्न स्तर की संस्था उच्चतर स्तर की संस्था में पहुंचने के लिए सोपान का काम कर सके। दूसरी, छात्रवृत्तियों की नियमित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे प्रतिभाशाली छात्र उच्चतर शिक्षा का अवसर प्राप्त कर सके। तीसरा, व्यक्तियों के निजी प्रयत्नों द्वारा स्थापित निजी शिक्षा संस्थानों को सरकारी कोष से अनुदान दिए जाए। चौथा, शिक्षा संस्थाओं के निरीक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए हर प्रांत में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए और समुचित संस्था में निरीक्षण नियुक्त किए जाए। पांचवा, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाए। इन विश्वविद्यालयों का मुख्य काम परीक्षा लेना हो। उच्च शिक्षा महाविद्यालयों, कॉलेजों में दी जाए, किंतु विश्वविद्यालय विधि, सिविल इंजीनियरिंग, देशी भाषाओं आदि के लिए पीठें स्थापित कर सकते हैं। वुड की योजना में जनता की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, देशी भाषाओं की उन्नति तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया। उसकी यह भी संतुति थी कि हर जिले में स्कूल खोले जाए, जिससे कि संपूर्ण भारत में युवकों को आधुनिक शिक्षा का अवसर मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण संस्तुति यह थी कि शिक्षा भारतीय भाषाओं के द्वारा दी जाए, न कि अंग्रेजों के द्वारा। डिस्पैच में इस बात को जोर देकर कहा गया कि सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। अगले 50 वर्षों में 1854 ईस्वी में संप्रेषण डिस्पैच के द्वारा निर्धारित नीति को कार्यान्वित किया गया। 1855 ईस्वी में बम्बई, मद्रास, बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा पंजाब में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए।
जब आगे चलकर नए प्रांत बने तो वहाँ भी शिक्षा विभाग की रचना की गई। इन विभागों का पहला काम हर स्तर पर शासकीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना तथा उनका रखरखाव करना था, किंतु उससे भी महत्वपूर्ण काम स्थानीय स्वशासन संस्थाओं तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थाओं का पर्यवेक्षण करना था। विश्वविद्यालयीन शिक्षा 1854 ईस्वी में संप्रेषण की संस्तुतियाँ के आधार पर 1857 ईस्वी में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। उनका काम कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करना, परीक्षाएं लेना और उपाधियां, डिग्रियां देना था। 1882 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और उसके 5 वर्ष बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। कला तथा विज्ञान के विषयों में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा महाविद्यालयों, कॉलेज में दी जाती थी। 1857 ईस्वी में देश में केवल 27 कॉलेज थे। 1901 से 2 ईस्वी में उनकी संख्या 105 हो गई, जिनमें से 16 व्यावसायिक महाविद्यालय थे, 4 चिकित्सा, 4 अभियंत्रण इंजीनियरिंग, 5 शिक्षण तथा 3 कृषि के लिए। इन सब में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। प्रायः सभी प्रांतों में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन की उपेक्षा की गई। प्रश्न 112। 1858 ईस्वी के बाद शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। उत्तर 1858 ईस्वी के बाद शिक्षा का विकास। हंटर आयोग 1882 ईस्वी। 1882 ईस्वी में शिक्षा की समस्याओं की जांच करने के लिए सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। 1884 ईस्वी में सरकार ने उसकी रिपोर्ट स्वीकार कर ली। उसकी संस्तुतियां इस प्रकार थी। पहला, आयोग ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा गंभीर रूप से पिछड़ी हुई है, उसे मजबूती से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए प्रांतीय राजस्व का कुछ अंश आरक्षित कर दिया जाए। आयोग ने यह भी संस्तुति की कि प्राथमिक स्कूलों का प्रबंध समितियों और जिला परिषदों को सौंप दिया जाए और सरकार उनकी निरीक्षण करे। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा के संबंध में आयोग की संस्तुति थी कि माध्यमिक स्कूल धीरे धीरे निजी संस्थाओं को सौंप दिए जाए और सरकार उन्हें सहायतार्थ अनुदान दे। सरकार माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था तभी करे जब व्यक्तिगत संस्थाएं उस काम के लिए सामने न आए। तीसरा, कुछ ऐसे पाठ्यक्रम लागू किए जाए जिनसे छात्रों को औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले। कुछ बहुदंडी स्कूलें खोले जाए। चौथा, मुसलमानों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। पांचवा, शारीरिक शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जाए। छठा, विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा न दी जाए। आयोग की रिपोर्ट का शिक्षा के इतिहास में महत्व है। उसकी बहुत सी संस्तुतियां स्वीकार कर ली गई। माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा। इस काल में माध्यमिक शिक्षा की तेजी से प्रगति हुई। 1009 से 2 ईस्वी तक देश में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 5124 हो गई, जिनमें लगभग 6 लाख छात्र पढ़ते थे। सब विद्यालय छात्रों की विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करते थे। उनकी दूसरी विशेषता यह थी कि उनका संचालन गैर सरकारी व्यक्तियों या संस्थाओं के हाथों में था।
सरकार उनको बहुत काम अनुदान देती थी, अतः उन्हें छात्रों से प्राप्त शुल्क और उदार व्यक्तियों के दान पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए शिक्षकों को वेतन भी समुचित नहीं मिल पाया था। इस काल में देशी प्राथमिक पाठशालाएं लगभग समाप्त हो गई थी। सरकारी प्राथमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई, किंतु प्रगति बहुत धीमी थी। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस काल की महत्वपूर्ण घटना यह थी कि शिक्षा के लिए बंगाल को छोड़कर लगभग अन्य सभी प्रांतों में उपकर लगाया गया। जब कस्बों और नगरों में नगर पालिकाओं की स्थापना होने लगी तो वे प्राथमिक शिक्षा के लिए धन खर्च करने लगी। इसके अतिरिक्त सरकार भी उन्हें अनुदान देने लगी। इस सब के फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा का कुछ प्रसार हुआ, किंतु स्थानीय निकायों की आय के साधन सीमित थे, इसलिए वे शिक्षा के लिए उतना नहीं कर सकी जितना कि आवश्यक था। कर्जन की शिक्षा नीति। कर्जन ने 1899 से 1905 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे सुधार किए जिनसे उसकी प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुंचा और देश के शिक्षित वर्गों में उत्तेजना फैली। 1902 ईस्वी में उसने सर टॉमस रेले के अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया, जिसने उसी वर्ष जून में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक पारित किया गया जो 1904 ईस्वी में कानून बन गया। उसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। पहला, विश्वविद्यालयों की सीनेटों का पुनर्गठन किया गया। सीनेटों के लिए न्यूनतम संख्या 50 और अधिकतम 100 रखी गई। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता की सीनेटों के लिए निर्वाचित सदस्य की संख्या 20 तथा अन्य के लिए 15 निर्धारित की गई। दूसरा, विश्वविद्यालयों के अधिकार बढ़ा दिए गए। उन्हें स्नातकोत्तर कक्षाओं के शिक्षण की व्यवस्था करने और उसके लिए प्रोफेसरों, प्रवक्ताओं आदि की नियुक्ति करने तथा अध्ययन को शोध को आगे बढ़ाने का कार्य सौंपा गया। तीसरा, स्नातक कक्षाओं की शिक्षा का कार्य महाविद्यालयों के लिए छोड़ दिया गया और नए कॉलेजों के खोलने के लिए कठोर नियम बनाने को कहा गया। चौथा, महाविद्यालयों की संबद्धता और स्कूलों की मान्यता का अधिकार सरकार को सौंप दिया गया। पांचवा, कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार सरकार को दे दिया गया। छठवां, विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार के निर्धारण का अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को सौंप दिया गया। सातवां, अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि महाविद्यालयों के छात्रों के लिए न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया जाए। शिक्षित वर्गों ने इन सुधारों की कटु आलोचना की। उनका आरोप था कि इनसे शिक्षा संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण कड़ा होगा और शिक्षा की प्रगति रुकेगी। किंतु यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि कर्जन ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सराहनीय कार्य भी किए। उसने प्राथमिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। 1902 ईस्वी में उसके लिए एक विशेष अनुदान दिया और उसके अतिरिक्त 2,30,000 पौंड के स्थायी अनुदान का प्रावधान किया। उसने शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की और स्त्री शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। 1913 का शिक्षा संबंधी सरकारी प्रस्ताव। इंग्लैंड में होने वाली शिक्षा संबंधी सुधारों का प्रभाव भारतीय शिक्षा नीति पर भी पड़ता था। इंग्लैंड में विश्वविद्यालयों के संघीय स्वरूप को त्यागने के पक्ष में जनमत बन रहा था, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। 21 फरवरी 1913 ईस्वी को
शिक्षा संबंधी सरकारी नीति में घोषणा की गई कि प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। महाविद्यालयों को शिक्षण विश्वविद्यालय बनाने का सुझाव भी दिया गया। शिक्षा के विभिन्न अंगों के विस्तार और उन्नति के लिए निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांत रखे गए। पहला, शिक्षा संस्थाओं की संख्या पर ध्यान देकर शिक्षण स्तर पर ध्यान दिया जाए। दूसरा, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाए। तीसरा, भारत में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उस समय गोपाल कृष्ण गोखले देश में अनिवार्य शिक्षा की मांग कर रहे थे। उनका तथा अन्य राष्ट्रवादियों का मत था कि 1906 ईस्वी में बड़ौदा जैसी रियासत अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर सकती है, जो सरकार समस्त ब्रिटिश भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकती। 12 फरवरी 1913 ईस्वी के प्रस्ताव से सरकार ने अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को तो स्वीकार नहीं किया, अपितु निरक्षरता समाप्त करने की नीति को अवश्य स्वीकार किया। उसने प्रांतीय सरकारों को कहा कि वह समाज के निर्धन तथा पिछड़े हुए वर्ग को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रबंध करे। इस क्षेत्र में अशासकीय प्रयत्नों को भी समर्थन दिया गया। माध्यमिक शिक्षालयों का संख्या की अपेक्षा स्तर सुधारने की बात कही गई तथा माध्यमिक विद्यालयों पर कड़े नियंत्रण का भी सुझाव दिया गया ताकि वे अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि कर सके। ऐसे विद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया गया जो शिक्षण कार्य के साथ ही नैतिक, सामाजिक व बौद्धिक शक्तियों का विकास करे। विश्वविद्यालयों की प्रादेशिक सीमाओं को निश्चित करना आवश्यक माना गया। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919। 1919 ईस्वी में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग के 2 सदस्य भारतीय डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा का आधार माना। आयोग का विचार था कि यदि विश्वविद्यालय की शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर किया जाना आवश्यक है। आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की भी आलोचना की और कहा कि कॉलेज तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सका है और भारत में समुचित शिक्षा व्यवस्था का अभाव है। आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए और छात्रों को इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय में भर्ती होना चाहिए, न कि हाई स्कूल परीक्षा के बाद। इसके लिए इंटरमीडिएट कॉलेज स्थापित किए जाने चाहिए। इनका नियंत्रण व प्रशासन हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाए। दूसरा, इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स होना चाहिए। साथ ही सामान्य तथा प्रतिभावान छात्रों के लिए सामान्य तथा ऑनर्स पाठ्यक्रम होना चाहिए। तीसरा, विश्वविद्यालय के नियम कठोर नहीं होने चाहिए। चौथा, शिक्षण प्रशिक्षण की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। यह व्यवस्था ढाका तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में की जाए। पांचवा, आवासीय विद्यालय तथा स्वायत्त शासी संस्थाएं कायम की जानी चाहिए। छठा, महिला शिक्षा के व्यापक प्रसार के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में अलग महिला बोर्ड गठित होना चाहिए। सातवां, विश्वविद्यालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिक
पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए। विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों को तत्संबंधित डिग्री तथा डिप्लोमा देने की व्यवस्था की जाए। 8वां, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। 9वां, मुसलमानों को शिक्षण क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन दिया जाए तथा उनके हितों की सुरक्षा के प्रबंध किए जाए। 1913 ईस्वी के शिक्षा संबंधी प्रस्ताव तथा 1917 ईस्वी के सेडलर कमीशन के सुझावों के परिणाम स्वरूप कुछ और विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1916 ईस्वी में मैसूर में संबंधन विश्वविद्यालय, 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय और बनारस में आवासीय विश्वविद्यालय, 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ढाका में एकाकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन रहे। उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, जिसकी स्थापना निजाम ने की थी, में शिक्षा का माध्यम उर्दू रखा। हार्टोग समिति 1929। शिक्षा संस्थाओं की संख्या बढ़ने से शिक्षा स्तर में गिरावट आई। शैक्षणिक पद्धति के प्रति असंतोष बढ़ता रहा। 1929 ईस्वी में भारतीय परिनियत आयोग ने सर फिलिप हॉर्टिंग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति नियुक्त की। इसने शिक्षा के विकास हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास किया जाए तथा वे शिक्षण कार्य पर विशेष ध्यान दें। केवल पढ़ने वाले छात्रों को ही प्रवेश दिया जाए। विश्वविद्यालयों में औद्योगिक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाए तथा रोजगार कार्यालय विश्वविद्यालय में खोले गए। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा में समिति ने 2 दोष पाए। मैट्रिकुलेशन परीक्षा की प्रधानता एवं अनुत्तीर्ण छात्रों की बढ़ती संख्या। समिति ने सिफारिश की कि ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को वर्नाक्यूलर मेडिकल स्कूल स्तर पर ही रोका जाए और कॉलेज प्रवेश पर रोक लगाई जाए। साथ ही माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा दी जाए। तीसरा, प्राथमिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा पर जोर दिया जाए, साथ ही अनिवार्यता की आलोचना की। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोध रोका जाए और सुधार व एकीकरण की नीति अपनाई जाए। बेसिक शिक्षा की वर्धा योजना। 1937 ईस्वी के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों प्रांतीय स्वशासन का कार्यभार संभाला। वे कम से कम समय में निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना चाहते थे। इसी समय गांधी जी के शिक्षा विषयक विचार देश में वाद विवाद के विषय बने हुए थे। गांधी जी का विचार था, मैं बच्चे की शिक्षा उसे एक उपयोगी हस्तशिल्प सिखाकर और जिस समय से वह अपनी शिक्षा आरंभ करता है उसी समय उसे उत्पादन करने योग्य बनाकर आरंभ करना चाहता हूँ। गांधी जी ने अपनी बेसिक शिक्षा योजना की जांच के लिए 22 से 23 अक्टूबर 1937 ईस्वी को देश के शिक्षा मर्मज्ञों का एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया, जिसे वर्धा सम्मेलन भी कहा जाता है। सम्मेलन ने शिक्षा के निम्नलिखित आधार तय किए। पहला, प्रत्येक बच्चों को 7 वर्ष तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। दूसरा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। तीसरा, शिक्षा हस्तशिल्प द्वारा दी जाए। उपर्युक्त प्रस्तावों के अमल के लिए सम्मेलन ने डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की और समिति ने योजना का ब्यौरा देते हुए कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए। इसने अध्यापकों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण,
परीक्षण तथा प्रशासन हेतु सुझाव दिए। योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्तशिल्प था, जिससे शनैः शनैः शिक्षकों को वेतन भी प्राप्त होता। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तथा मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने से वह योजना भी धरी रह गई। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इसे संचालित किया। सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की, जिसे सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अनुसार विश्वविद्यालयीन शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक विस्तार की जरूरत थी। छात्रवृत्तियां कम थी। प्रतिभाशाली लेकिन गरीब छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। कुछ अयोग्य लेकिन पैसे वाले परिवारों के छात्र महाविद्यालयों में प्रवेश पा जाते थे। यद्यपि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन वैज्ञानिक, तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। यह एक गंभीर दोष माना गया। प्रश्न 113। लॉर्ड मैकाले के षड्यंत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर। लॉर्ड मैकाले का षड्यंत्र। भारत में पश्चिमी शिक्षा के विकास और शिक्षा के आधुनिकीकरण का श्रेय लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है, लेकिन लॉर्ड मैकाले ने जिस शिक्षा पद्धति का प्रसार भारत में किया, वह एक दोषपूर्ण तथा सुनियोजित रूप में परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने की प्रणाली एवं साजिश कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि हमें लॉर्ड मैकाले का आभारी होना चाहिए कि उसने भारत को एक तथाकथित आधुनिक शिक्षा प्रणाली दी थी। इस मत के मानने वालों का कहना है कि मैकाले ने भारत को एक शिक्षा प्रणाली अवश्य दी थी, परंतु उस कथित शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य भारत और हिंदुत्व की आत्मा की हत्या करना था। यह एक षड्यंत्र था। भारत और भारतीयता की जड़ों पर प्रहार का। इस प्रणाली के पीछे मैकाले की मूल भावना क्या थी, इस बात को देखने के लिए आर्यंस हु वेयर दे के लेखक राम साठे ने लिखा है कि स्वयं मैकाले ने अपने पिता को लिखे एक पत्र में यह बात स्पष्ट की है। उस पत्र का एक अंश हमारे अंग्रेजी विद्यालय आश्चर्यजनक रूप से प्रशस्त हो रहे हैं। हिंदुओं पर इसकी शिक्षा का अद्भुत प्रभाव पड़ रहा है। कोई भी हिंदू जिसने अंग्रेजी शिक्षा पाई हो, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान नहीं रहता। इनमें से कुछ औपचारिकतावश हिंदू बने रहते हैं, तो कुछ ईसाई बन जाते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा योजना इसी तरह जारी रही तो आगामी 30 वर्षों में बंगाल में संभ्रांत हिंदू परिवारों में एक भी मूर्ति पूजक बाकी नहीं बचेगा। यह धर्मांतरण की प्रक्रिया बिना प्रयत्न किए, बिना धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए, स्वाभाविक ढंग से स्वतः पूर्ण हो जाएगी। मुझे इस योजना से बड़ी खुशी हो रही है। चाहे मैकाले के इस षड्यंत्र को आशानुकूल सफलता न मिली हो, लेकिन इस पत्र के उक्त मैटर से इस शिक्षा प्रणाली का मूल लक्ष्य आसानी से समझा जा सकता है और यह शिक्षा प्रणाली कारक है बहुत सी समस्याओं की, क्योंकि इसके उत्पादों में से बहुत से यह मानते हैं कि जो कुछ भारतीय है वो खराब है, निकृष्ट है तथा भारत के पास और भारतीय संस्कृति के पास ऐसा कुछ नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 114। निष्पंदन का सिद्धांत क्या है? उत्तर। शिक्षा का निष्पंदन का सिद्धांत। शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को ही दी जाए। इस वर्ग के शिक्षित होने पर शिक्षा का प्रभाव छन छन कर जनसाधारण तक पहुँचेगा।
यही शिक्षा अधोमुखी निष्पंदन का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का क्रियान्वयन सरकारी नीति के रूप में लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया था। तत्पश्चात मैकाले ने भी इस सिद्धांत पर कार्य किया। प्रश्न 115 हंटर आयोग 1882 ईस्वी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर 1882 ईस्वी में शिक्षा की समस्याओं की जांच करने के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित थी। पहला, आयोग ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा गंभीर रूप से पिछड़ी हुई है, उसे मजबूती से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, माध्यमिक स्कूल धीरे धीरे निजी संस्थाओं को सौंप दिए जाए और सरकार उन्हें सहायतार्थ अनुदान दे। तीसरा, कुछ ऐसे पाठ्यक्रम लागू किए जाए जिनसे छात्रों को औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले। चौथा, मुसलमानों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। पांचवा, शारीरिक शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जाए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला, लोक शिक्षा समिति की स्थापना हुई 1823 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में। दूसरा, अंग्रेजी भाषा पाश्चात्य भाषाओं में भी सर्वोपरि है। जो इस भाषा को जानता है वह सुगमता से उस ज्ञान भंडार को प्राप्त कर सकता है जिसे विश्व की सर्वाधिक बुद्धिमान जातियां ने रचा है। यह कथन किसका है? अ, राजा राजमोहन राय का, ब, लॉर्ड मैकाले का, स, वेलेज़ली का, द, विलियम बेंटिक का। तीसरा, सर चार्ल्स वुड का संप्रेषण कब प्रकाशित किया गया? अ, 1854 ईस्वी में, ब, 1855 ईस्वी में, स, 1856 ईस्वी में, द, 1857 ईस्वी में। चौथा, हंटर आयोग का गठन कब किया गया? अ, 1856 ईस्वी, व 1882 ईस्वी में, द, 1888 ईस्वी में, द, 1859 ईस्वी में। पांचवा, हार्टोग समिति का गठन कब किया गया? अ, 1929 ईस्वी में, ब, 1930 ईस्वी में, स, 1931 ईस्वी में, द, 1932 ईस्वी में। उत्तर, पहले का अ, दूसरे का ब, तीसरे का अ, चौथे का ब, पांचवे का अ।